हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यानी बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की। और उसमें पहली यूनिट का पहला ही चैप्टर है अपना आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, या हम यूँ कहें कि रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। आवर्तबीजी पादपों में जनन देखें हम, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म क्या होता है। आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म क्या है। 11th क्लास में अपन ने एक RH व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसमें अपन ने देखा था कि जो RH व्हिटेकर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 5 भागों में बांटा था, 5 किंगडम में बांटा था, जिसको अपन ने पंच जगत अवधारणा कहा था। वो 5 पार्ट्स कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। यहाँ पर हम प्लांटी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पादपों के बारे में बात कर रहे हैं। इन प्लांट्स को भी, पादपों को भी बाद में डिवाइड कर दिया गया उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर, उनके प्लांट पार्ट्स के आधार पर कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स उपस्थित है, उनकी जो शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। तो इस आधार पर इनको फिर जो है 5 पार्ट्स में बांटा गया था। और वो कौन कौन से थे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट था एंजियोस्पर्म। तो यहाँ अपन जो पढ़ रहे हैं आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म, यही वो था अपना एंजियोस्पर्म। आज हमें इसी एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी में जनन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ये जो प्लांट्स थे ये सारे जो है विकसित होते हुए क्रम में थे। तो प्लांट्स जो जगत था, पूरे पादप जगत में सबसे जो विकसित प्लांट थे, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो प्लांट थे, वो कौन से थे? एंजियोस्पर्म थे, आवर्तबीजी थे। तो आज हम इन्हीं आवर्तबीजी पादपों को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें कि आवर्तबीजी क्या होता है। आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म जो है वो क्या है, मतलब क्या होता है इसका। आवर्तबीजी जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आवर्त और बीजी। बीजी का मतलब क्या होता है? सीड, यानी बीज। बीजी का मतलब हो गया यहाँ पर सीड या बीज। और आवर्त का मतलब हो गया कवर्ड, यानी घिरा हुआ, जिनके बीज जो है वो कैसे हो? कवर्ड हो, कवर्ड या घिरे हुए हो। आवर्तबीजी कौन से पादप होते हैं? ऐसे पादप जिनके बीज जो है ढके हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं या घिरे हुए होते हैं। अब कवर्ड किससे होंगे, ढके हुए किससे होंगे? हम एक प्लांट की जो स्ट्रक्चर को अपन ध्यान में लाए तो अपन देखते हैं कि एक प्लांट में जड़ होती है, तना होता है, पत्तियाँ, उसके बाद में फूल, फल और बीज होते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि जो बीज होते हैं वो फल के अंदर नहीं होकर के
बाहर ऐसे खुले ही होते हैं, यानी उनमें फल का निर्माण नहीं होता है, फल नहीं बनता है। तो बीज जो होते हैं वो खुले रहते हैं, किसी आवरण के द्वारा ढके हुए नहीं रहते। पर कुछ जो प्लांट्स होते हैं जिनमें कि फल बनते हैं, तो उनमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, यानी फल से ढके हुए होते हैं। तो जो फल वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें फल का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं? आवर्तबीजी। उनमें जो बीज है वो फल के अंदर होंगे, और ऐसे प्लांट्स जो जिनमें जो बीज है वो ढके हुए हैं, किसी भी लेयर से घिरे हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे? आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी जो प्लांट है, इनमें जो है अपन देखें इनकी लाइफ साइकिल अगर देखें तो लाइफ साइकिल में जैसे कि कोई सीड है, बीज है, उसको हमने किसी मिट्टी में डाला या ऑटोमेटिक वो किसी मिट्टी में था, तो उसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी यानी अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, और अंकुरित होकर के एक नए पादप का विकास करेगा, नया पादप बनाएगा, नवोद्भिद बनाएगा, नया पौधा निकलेगा जो बाद में धीरे धीरे ग्रो करेगा, बड़ा होता जाएगा, उसमें जड़, तना, पत्ती सब कुछ विकसित हो जाएंगे, और डेवलप होने के बाद में उसमें पुष्प लगेंगे और पुष्पों से फल बनेगा, बीज बनेंगे। तो इस तरह से उसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। उसके बाद में वही बीज वापस प्राप्त होते हैं जिनसे कि वापस नए प्लांट का जो है निर्माण होता है। तो इस लाइफ साइकिल के दौरान जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, यानी पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है, और इनमें जो पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है वो अस्पष्ट होता है, यानी आवर्तबीजी जो पादप है उनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, और इनमें जो पीढ़ी एकांतरण है वो कैसा होता है? अस्पष्ट। आवर्तबीजी पादपों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण क्या है? जब पादप के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्थाएं एक के बाद एक एकांतर क्रम में उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, यानी बीजाणुद्भिद या जिसको अपन स्पोरोफाइट कहते हैं वह युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद व युग्मकोद्भिद, यानी स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जो पादप है, अवस्थाएं एकांतर क्रम में उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी किसी पादप में बीजाणुद्भिद अवस्था आएगी, उसके बाद में युग्मकोद्भिद या गेमेटोफाइट आएगी, फिर वापस जो है बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट आएगी, फिर गेमेटोफाइट आएगी, यानी ये एक के बाद एक एकांतर क्रम में चलती रहती है। तो इस प्रकार की जो अवस्थाएं पाई जाती है उसे हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। आवर्तबीजियों में भी पीढ़ी एकांतरण होता है, लेकिन कैसा होता है? अस्पष्ट, यानी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं पाया जाता। इसमें जो आवर्तबीजियों में जो पीढ़ी एकांतरण में दोनों जो पीढ़ियां पाई जाती है, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद, और जो दूसरी होती है गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं? स्पोरोफाइट, सबसे पहले अपन बात करें स्पोरोफाइट या जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है प्लांट की, वो हमेशा डिप्लॉइड होती है, यानी कैसी होती है? द्विगुणित। स्पोरोफाइट जो अवस्था होती है वो द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है, यानी 2n होती है। और गेमेटोफाइट जो अवस्था होती है प्लांट की वो अगुणित होती है, यानी हैप्लॉइड होती है, जिसको हम n कहते हैं, n या हैप्लॉइड। और द्विगुणित या डिप्लॉइड जो होती है 2n होती है। बीजाणुद्भिद अवस्था में जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी? प्लांट कैसा होगा? द्विगुणित होगा, डिप्लॉइड होगा। और गेमेटोफाइट अवस्था में जो प्लांट है वो कैसा होगा? अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा। इसके अलावा जो स्पोरोफाइटिक अवस्था होती है प्लांट की, इसमें हमें सारे पादप भाग दिखाई देते हैं। प्लांट पार्ट जैसे कि जड़ है, पादप जो काय है, पादप शरीर है, उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? जड़ है, तना, पत्ती, पुष्प, ये सारी जो संरचनाएं हैं वो हमें स्पोरोफाइट अवस्था में देखने को मिलती है। लेकिन जो गेमेटोफाइट अवस्था है उसमें इन संरचनाओं का अभाव होता है। अगली बात करें हम
तो जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है वो दीर्घजीवी होती है, यानी लंबी होती है। जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है वो दीर्घजीवी होती है, यानी कि लंबी अवस्था होती है। जबकि जो गेमेटोफाइट अवस्था होती है वो कैसी होती है? अल्पजीवी होती है, यानी छोटी होती है, कम समय के लिए पाई जाती है। गेमेटोफाइट जो अवस्था है वो केवल जब गैमेट्स बनते हैं उस दौरान ही पाई जाती है। जबकि स्पोरोफाइट जो अवस्था होती है वो गैमेट के बाद में जैसे ही निषेचन हुआ, निषेचन के बाद में जो है स्पोरोफाइट अवस्था शुरू हो जाती है। निषेचन से लेकर के नए पादप के निर्माण, नए पादप से उस पादप के पूरे डेवलपमेंट, वापस जो है गैमेट बनेंगे, वहाँ तक की संपूर्ण जो अवस्था होगी वो स्पोरोफाइट होगी। तो ये एक लंबी अवधि की अवस्था होती है, दीर्घजीवी होती है ये अवस्था। जबकि जो गेमेटोफाइट होती है वो अल्पजीवी अवस्था होती है, यानी छोटी होती है। इसके अलावा जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है, यानी बीजाणुद्भिद जो अवस्था होती है प्लांट की, वो स्वतंत्र होती है। यानी बीजाणुद्भिद अवस्था में प्लांट कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र क्यों होता है? क्योंकि ये स्वपोषी अवस्था है, इसमें वो प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण करके वो स्वयं का भोजन स्वयं निर्मित करता है, यानी स्वतंत्र अवस्था होती है। जबकि जो गेमेटोफाइट अवस्था होती है वो कैसी होती है? आश्रित होती है, डिपेंडेंट होती है। किस पे होती है आश्रित? स्पोरोफाइट पे आश्रित होती है। गेमेटोफाइट जो अवस्था है उसमें वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, इसलिए वो किस पे आश्रित रहती है? स्पोरोफाइट पे आश्रित रहती है। तो ये था कि जो आवर्तबीजी प्लांट्स है उनकी जो लाइफ साइकिल है, जनन से पहले हमें उसकी लाइफ साइकिल जाननी होगी कि उनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें जो है पीढ़ी एकांतरण पाया जाएगा। उसमें 2 पीढ़ियाँ जो है एकांतर क्रम में उपस्थित होगी और वो दोनों पीढ़ियाँ कैसी होती है, कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्पोरोफाइटिक जो है द्विगुणित होती है, उसमें पादप के सारे भाग पाए जाते हैं और लंबे समय तक उपस्थित रहती है और स्वतंत्र होती है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करती है। जबकि जो गेमेटोफाइट है वो कैसी होती है? छोटी अवधि की होती है, हैप्लॉइड या अगुणित अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? ये कम समय के लिए उपस्थित होती है और आश्रित रहती है, खुद प्रकाश संश्लेषण नहीं करती बल्कि डिपेंडेंट रहती है किस पे? स्पोरोफाइट पे। ये था अपना पीढ़ी एकांतरण आवर्तबीजियों में। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, यानी आवर्तबीजी पादपों में जनन या रिप्रोडक्शन। तो अब हम जानते हैं कि जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है। जनन, सामान्य लैंग्वेज में अपन बात करें तो जनन हम किसे कहते हैं? कोई भी सजीव जो अपने समान नया जीव उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। प्रत्येक सजीव प्राणी का ये गुण होता है कि वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, नया जीव उत्पन्न करता है अपने जैसा। और जो नया जीव होता है वो उसकी संतति होती है और जो जिससे वो उत्पन्न हुआ है वो उसका पैतृक जीव होता है। तो इस प्रक्रिया को अपन सजीवों के द्वारा अपने समान नया जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। पादपों में जनन की बात करें तो प्लांट्स में किसी पादप के द्वारा अपने समान नया पादप उत्पन्न करना जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। पादपों में जो जनन है ये 2 प्रकार का होता है। जो आवर्तबीजी पादपों की अपन बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म जो है इनमें जो जनन है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन। अब जो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है, हम किसे कहते हैं अलैंगिक जनन? तो सबसे पहले अलैंगिक जनन जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता।
तो गैमेट्स निर्माण नहीं होगा, यानी युग्मक निर्माण भी नहीं होता, गैमेट्स निर्माण नहीं होता। और गैमेट्स नहीं बनते, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, तो युग्मक संलयन भी नहीं पाया जाता, युग्मक संलयन, या हम जिसे कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन या निषेचन जो है वो अनुपस्थित होता है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन की जो प्रक्रियाएं हैं वो अलैंगिक जनन में नहीं पाई जाती। ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो, युग्मकों का निर्माण नहीं हो और युग्मक संलयन नहीं हो, निषेचन की क्रिया ना हो, तो उस जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो होगा उसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, युग्मकों का निर्माण भी होगा, युग्मक संलयन भी होगा यानी निषेचन भी होगा। इनमें क्या होगा? जो लैंगिक जननांग होंगे उन जननांगों में जो नर और मादा जननांग है, पादप में अपन बात करें उसके लैंगिक जननांग कहाँ स्थित होंगे, तो पादप की या किसी भी सजीव की अपन बात करें तो प्रत्येक सजीव का जो शरीर होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक तो होता है कायिक भाग और दूसरा होता है जनन भाग। जननांगों को छोड़ करके शेष शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वो कायिक कहलाते हैं और सिर्फ जननांग जो होते हैं वो जनन भाग कहलाता है। तो जो पादप है, प्लांट्स है, उनमें जो फ्लावर होता है यानी फूल जो होता है, पुष्प जो होता है, वो पादप का क्या होता है? जनन भाग होता है। और पुष्प में जायांग और पुमंग, जायांग जो है उसका मादा जनन भाग होता है और जो पुमंग है उसका नर जनन भाग होता है। तो मादा जनन भाग जायांग में मादा युग्मक बनते हैं और जो नर जनन भाग पुमंग है उसमें नर युग्मक बनते हैं। तो दोनों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा युग्मक बनते हैं और दोनों जो है पॉलिनेशन की प्रक्रिया के थ्रू यानी परागण के द्वारा आपस में मिलते हैं, जिससे युग्मक संलयन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है और निषेचन के द्वारा वापस जो है द्विगुणित जाइगोट बनता है, जिससे कि नए पादप का निर्माण, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से नया पादप बनेगा। तो वो सारी प्रोसेस इसमें पाई जाती है। अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप युग्मक बनेंगे, फिर युग्मकों में संलयन होगा जिससे निषेचन कहते हैं और निषेचन से एम्ब्रियो बनेगा, तो वो कहलाएगा लैंगिक जनन। लेकिन ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो अलैंगिक जनन में नहीं पाई जाती, यानी इनमें अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है और युग्मक संलयन या निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होती। तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। अब जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन भी दो प्रकार का होता है। जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो अलैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी दो प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप का होगा। वो कौन कौन से होंगे? एक तो होता है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, एगेमोस्पर्मी, और दूसरा होता है कायिक जनन, कायिक जनन या इसको कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का होगा, अनिषेक बीजता और दूसरा क्या है? कायिक जनन। पहले अपन बात करते हैं अनिषेक बीजता की। अनिषेक बीजता क्या होती है? जब नए पादप का विकास तो बीज के द्वारा हो, लेकिन बीज में अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन न पाया जाता हो, यानी ऐसा जनन जिसमें जो भ्रूण का निर्माण है, भ्रूण के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन या निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि पादप का जो विकास है, निर्माण है, वो किससे होता है? बीज से होता है। अनिषेक बीजता यानी कि बीज तो बनता है पर वो बीज किससे बनता है? बिना निषेचन के, निषेचन नहीं होना। क्या होगा? निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा
निषेचन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन के और बिना युग्मक संलयन के, यानी निषेचन के बिना जब बीज का निर्माण होता है और उस बीज से नए पादप का विकास होता है तो इसे कहते हैं अनिषेक बीजता। इसके अलावा जो दूसरा है अपना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? पादप के कायिक भाग से नए पादप का बनना, पादप के वेजिटेटिव पार्ट से, कायिक भाग से नए पादप के निर्माण को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब कायिक भाग अपन ने बात की थी अभी कि कौन से होते हैं? पादप के कायिक भाग कौन से होंगे? सिर्फ पुष्प को छोड़ दे तो शेष सारे भाग क्या होते हैं? कायिक भाग होते हैं, क्योंकि उसका केवल पुष्प ही कौन सा भाग होता है? जनन भाग होता है। पुष्प उसका जननांग उसमें उपस्थित होते हैं, पुमंग और जायांग, इस कारण से पुष्प उसका जनन भाग होता है। बाकी जड़, तना, पत्ती, शेष सारे भाग जो है वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, यानी कायिक भाग कहलाते हैं। तो इन कायिक भागों से यदि नए पादप का निर्माण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जो कायिक जनन होता है ये भी दो प्रकार का होता है, यानी इसके भी दो प्रकार होंगे। वो कौन कौन से? एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरली, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन यानी नेचुरली जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक कायिक जनन कौन सा होगा? जब प्राकृतिक रूप से स्वैच्छिक, जैसे कि पुराने टाइम से चला आ रहा है, प्राकृतिक रूप से जब पादप के कायिक भागों से यानी जड़, तना, पत्ती आदि भागों से नए पादप का निर्माण हो तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। और यदि यही कायिक जनन मानवीय क्रियाकलापों द्वारा संपन्न कराया जाए, यानी पादप के कायिक भागों से मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जनन करवाया जाए, नए पादप का निर्माण करवाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन। तो हम पढ़ रहे थे आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन अपन ने देखा था दो प्रकार का था, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या था? जब अर्धसूत्री विभाजन के बिना, युग्मक संलयन के बिना, निषेचन के बिना नए पादप का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन भी दो प्रकार का था, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। अनिषेक बीजता यानी निषेचन नहीं होगा, जब बिना निषेचन के अर्धसूत्री विभाजन के बिना बीज का निर्माण हो और उस बीज से नए पादप का निर्माण हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। यानी इनमें नए पादप का निर्माण तो बीज से होगा, पादप तो किससे बनेगा? बीज से बनेगा, पौधा तो बीज से बनेगा, लेकिन वो बीज कैसे बना है? बिना अर्धसूत्री विभाजन के और बिना निषेचन के बना है। इस कारण इसको क्या कहते हैं हम? इस प्रकार के जनन को अनिषेक बीजता, यानी बिना निषेचन के बीज बनना और उस बीज से नए पादप का निर्माण होना अनिषेक बीजता कहलाता है। दूसरा तो जो है अपना वो है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन वह क्या होगा? जब पादप के कायिक भागों से, जड़, तना, पत्ती आदि कायिक भागों से नए पादप का निर्माण हो तो उसे हम क्या कह देंगे? कायिक जनन। कायिक जनन दो प्रकार का है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक जनन कब कहलाएगा? जब प्राकृतिक रूप से स्वयं ही पादप के कायिक भागों से नए पादप का निर्माण हो तो कहलाएगा प्राकृतिक कायिक जनन। और यदि कृत्रिम रूप से मानव द्वारा पादप के कायिक भागों से नए पादप का विकास करवाया जाए तो वह कहलाएगा कृत्रिम कायिक जनन। अब हम प्राकृतिक कायिक जनन को डिटेल पढ़ते हैं। कायिक जनन में पहला क्या था अपना? प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन यानी नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नेचुरली जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जब प्राकृतिक रूप से पादप के कायिक भाग से नया पादप बने। अब प्राकृतिक रूप से बनेगा तो जड़ द्वारा भी बन सकता है, तने द्वारा भी बन सकता है, पत्ती द्वारा भी बन सकता है, या अन्य किसी भाग द्वारा भी, कायिक भाग द्वारा भी नया पादप बन सकता है।
तो सबसे पहले अपन बात करें जड़ की, जड़ द्वारा कायिक जनन। सबसे पहला क्या है, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, यानी रूट के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, कोई प्लांट है और उस प्लांट की, उस पादप की जो जड़ है वो जड़ ही अपस्थानी कलिकाओं का निर्माण कर लेती है, यानी उससे अपस्थानी कलिकाएं बड्स निकल आती है जो बाद में नए पादप के रूप में विकसित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन देखें कुछ जो पादप होते हैं, उन पादपों में क्या होता है, जैसे ये कोई पादप है, इसकी यहाँ पर जो कोई रूट है और इस रूट में यहाँ पर कोई अपस्थानी कलिका या कोई बड जो है वो निर्मित हो जाती है, और ये बड या अपस्थानी कलिका जो है वो धीरे धीरे विकसित होकर के बड़ी होती रहती है, और बड़ी होकर के ये फिर बाद में इस पे स्टेम, यहाँ पर जो है पहले ही जो अपस्थानी कलिका बनी है, फिर बाद में ये विकसित होकर के इस पे जो है पत्तियां निकल आती है। तो और ये जब पत्तियां या नवोद्भिद के रूप में विकसित होने लग जाएगी तो यहाँ से जो है इस रूट का कनेक्शन हट जाता है और इस तरह से एक नया पौधा विकसित हो जाता है। तो ये जड़ के द्वारा क्या हो गया, नए पादप का निर्माण हो गया। और जड़ क्या थी, पादप की कायिक भाग थी, तो कायिक जनन हो गया और प्राकृतिक रूप से हुआ है, अपने आप जो है जड़ से नया पादप बना है, इस कारण ये कैसा है, प्राकृतिक कायिक जनन है। यानी कि पादप की जड़ में अपस्थानी कलिकाओं के निर्मित होने से नए पादप के निर्माण को जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब ऐसा कौन से प्लांट्स में होता है जनरली जो होता है नीम, शीशम या जो चमेली का पादप होता है, नीम, शीशम या जो चमेली का पादप होता है, इनमें जो जड़ होती है, पादप की जड़ से ही अपस्थानी कलिकाएं निकल आती है, नई बड्स निकल आती है और वो बाद में नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो इनमें जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन होता है। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे एस्पेरेगस है, डहेलिया है, इनमें भी जड़ से अपस्थानी कलिकाओं का निर्माण होता है और उससे क्या बनती है, नया पादप बन जाता है। एस्पेरेगस और डहेलिया, एस्पेरेगस और डहेलिया में भी जो कायिक प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है। तो ये था पहला कायिक प्रवर्धन जड़ के द्वारा। उसके बाद में दूसरा जो है कायिक प्रवर्धन का प्रकार वो है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी तने द्वारा कायिक जनन। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो तना होता है पादप का वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कुछ पादप का जो तना होता है वो पूरी तरह से बाहर रहता है, भूमि में रहता है, जिसको वायवीय तना कहते हैं। कुछ जो पादपों का तना होता है वो थोड़ा, उसका तने का जो भाग है, जनरली रूट जो होती है जड़ ही मिट्टी के अंदर रहती है, तना पूरा बाहर रहता है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जड़ के साथ साथ तने का थोड़ा सा भाग भी मिट्टी के अंदर पाया जाता है, और इस प्रकार के जो तने होते हैं वो कहलाते हैं अर्धवायवीय तने। और तीसरे प्रकार के कुछ ऐसे तने भी होते हैं जिनको रूपांतरित तने कहा जाता है। कुछ जो पादप होते हैं, उन पादपों के जो तने हैं वो भोजन का संचय करके, यानी फूड स्टोरेज करके, भोजन का संचय करके फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और भूमिगत हो जाते हैं, रूपांतरित होकर के भूमिगत हो जाते हैं, जिन्हें भूमिगत तने कहा जाता है। तो अपन तने के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन पढ़ते हैं, सबसे पहला जो है अपना वो है भूमिगत तने में कायिक प्रवर्धन। भूमिगत तने में कायिक प्रवर्धन। भूमिगत तने किनके होते हैं, जैसे आलू का वो जो खाने योग्य भाग होता है, अदरक जिसे हम यूज़ करते हैं, या हल्दी, सलजम, अरबी या लहसुन, प्याज आदि, जो जिन पार्ट्स को अपन खाने के काम में लेते हैं,
आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, इनका जो पार्ट अपन खाने के काम में लेते हैं वो पार्ट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भूमि से प्राप्त होता है, ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। और जनरली बेसिकली अपन ये जानते हैं कि जो ज़मीन के अंदर वाला जो प्लांट का पार्ट होता है, भूमि के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो उसकी जड़ होता है। परंतु इन जो प्लांट्स का जो जड़ वाला जो भाग हम काम लेते हैं ज़मीन से निकाल करके, वो क्या है? उसकी जड़ नहीं हो करके उसका भूमिगत तना है, यानी उसका तना है जो कि फूड स्टोर करके, भोजन का संचय करके क्या हो गया? भूमिगत हो गया, रूपांतरित हो गया। इन्हें रूपांतरित तने कहा जाता है जो भूमिगत हो गए। तो इनमें कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? इनमें जो कायिक प्रवर्धन है उसमें पहला प्रकार होता है प्रकंद। प्रकंद प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन है वो होता है अदरक में। अदरक में कैसा होता है? प्रकंद। दूसरा कंद, कंद आलू में। अदरक में जो अदरक होती है उसको अगर मिट्टी में दबा करके रख दिया जाए या मिट्टी में जो होती है तो उसके बाद में उसकी जो पर्व और पर्व संधियाँ जो उस पर पाई जाती है, उन्हीं के पास से कुछ अपस्थानी कलिकाएं निकलना शुरू हो जाती है जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और इस तरह से अदरक में जो है कायिक प्रवर्धन होता है, जो क्या कहलाता है? प्रकंद प्रकार का कायिक प्रवर्धन कहलाता है। दूसरा जो है कंद। कंद कौन है? आलू में। कंद प्रकार का कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? आलू में। आलू जो है अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है उसको, अनुकूल परिस्थितियों में, आलू में कहीं कहीं पर कुछ जो है खांचे पाई जाती है जिनको हम आलू की आंख सामान्य भाषा में कहते हैं, वहाँ से अपस्थानी कलिकाएं निर्मित हो जाती है, यानी ग्रीन कलर की बर्ड्स निकलने लग जाती है, जो बाद में उनको अगर वहाँ से हटा करके या वहाँ से वो हट करके नम मिट्टी में अगर चली जाती है तो नए प्लांट का निर्माण कर लेती है। अगला है शल्क कंद या बल्ब। शल्क कंद या बल्ब प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन है वो पाया जाता है लहसुन और प्याज में। लहसुन और प्याज में। और उसके बाद में है घनकंद, ये होता है अरबी में, अरबी या जमीकंद में। तो ये था भूमिगत तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। उसके बाद में अपन बात करते हैं अर्धवायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन की। तने में कायिक प्रवर्धन का भूमिगत भाग के द्वारा, और अब अगला है अपना अर्धवायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। अर्धवायवीय तना किनका होता है? ऐसे प्लांट्स जिनका जो है जड़ तो भूमि में होती है पर उनका जो स्टेम है, जो तना है, उसका भी कुछ भाग मिट्टी के अंदर धसा हुआ होता है, भूमि के अंदर होता है। और ऐसे तने क्या कहलाते हैं? भूमि जो है अर्धवायवीय तने। और अर्धवायवीय तनों में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो भी 4 प्रकार का होता है। अर्धवायवीय तने में कायिक प्रवर्धन ये 4 प्रकार का होगा। इसमें पहला जो है वो कहलाता है ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी। दूसरा होगा अंतः भूस्तरी। तीसरा है भूस्तरी। और चौथा होगा भूस्तरिका। ऊपरी भूस्तरी प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है वो पाया जाता है घास या दूब में। घास या दूब में। घास और दूब में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो ऊपरी भूस्तरी प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, जैसे अपन ने दूब को देखा है, दूब का कोई प्लांट है, उसमें इस तरह से रूट्स पाई जाती है और इन रूट्स पे यहाँ पर जो है, ये जो रूट्स होती है इस तरह से फैली हुई रहती है और इन रूट्स पर जो है यहाँ पर अपस्थानी कलिकाएं निकलती है, यानी कुछ बर्ड्स निकलती है जो बाद में बाहर निकल करके नई दूब का निर्माण करती है। यानी कि इस तरह से घास या दूब में जो है वो कायिक प्रवर्धन होता है ऊपरी भूस्तरी, यानी भूमि के ऊपरी भाग से बर्ड्स निकलती है। अंतः भूस्तरी इस प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन है वो पाया जाता है पुदीने में। पुदीना जो है, पुदीना में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किस प्रकार का होता है? अंतः भूस्तरी। और तीसरा है भूस्तरी। भूस्तरी प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन है वो होता है स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी में। और भूस्तरी का प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है जलकुंभी में।
जल कुंभी या वाटर हाइसिंथ या जिसका बॉटनिकल नाम होता है आइक्रोनिया क्रोसिपस। जल कुंभी या आइक्रोनिया क्रोसिपस में इतना तीव्र कायिक प्रवर्धन पाया जाता है कि यदि ये किसी जलाशय में लगा दी जाए या जिस जलाशय में ये होती है वहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू इतनी ज़्यादा फैल जाती है जलाशय की सतह पर कि पूरे जलाशय की सतह को ढक लेती है, जिससे जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसका अधिकतम अवशोषण कर लेती है और जो जलाशय के अन्य जीव है वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। एक बार क्या हुआ था, बंगाल में इसमें जो है नीले प्रकार के पुष्प आते हैं जो अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, तो आकर्षक पुष्पों के लिए बंगाल के जलाशयों में इसे ला करके लगाया गया। तो वहाँ पर कायिक प्रवर्धन की तीव्रता के कारण ये इतनी ज़्यादा फैल गई कि जलाशयों को इन्होंने पूरी तरह से कवर कर लिया और जलाशय में जो अन्य जीव थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए, नष्ट होने लग गए। तो इसी कारण इसको टेरर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो ये था अपना तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। और अब नेक्स्ट है जो तीसरे प्रकार का कायिक प्रवर्धन है अपना, वो है जड़ द्वारा हो गया, तने द्वारा हो गया, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? कुछ पादपों की जो पत्तियां होती है, जैसे कि कुछ प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों की जो सिराएं होती है, सिराओं के किनारों पर कुछ अपस्थानी कलिकाएं उत्पन्न होती है। सिराओं के जो किनारे हैं, सिराओं के किनारों पर अपस्थानी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है जो धीरे धीरे ग्रो करती है और वहाँ से हट करके जब जमीन में गिर जाती है तो अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो ये कहलाता है पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी पादप की पत्तियों के किनारों पर, सिराओं के किनारों पर या पर्णवृंत के पास अपस्थानी कलिकाओं का निकल आना और विकसित होने के बाद में इन्हीं अपस्थानी कलिकाओं द्वारा नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब कौन से प्लांट्स हैं जिनमें पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? और पत्ती द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है वो होता है, एक तो होता है पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम में और होता है बिगोनिया में। तो दो प्लांट है, बिगोनिया और दूसरा है ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा, जिनमें कि पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्ती द्वारा। और सबसे जो लास्ट अपना कायिक प्रवर्धन है वो है जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। चौथा और जो सबसे लास्ट है वो है जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जननांगों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है वो किन में होगा, कैसे होता है? जबकि जनरली अपन जानते हैं कि जननांगों के द्वारा अगर जनन होता है तो वो तो लैंगिक जनन हो जाता है, लेकिन जननांगों के स्थान पर जननांग विकसित ही ना हो। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जिस पुष्प कलिका से पुष्प बनना होता है वो पुष्प कलिका पुष्प में रूपांतरित ना होकर के एक मोटी मांसल गुद्देदार संरचना बना लेती है और उस मोटी मांसल गुद्देदार संरचना को हम कहते हैं पत्रकंद या पत्र प्रकलिका, बुलबिल्स। क्या होता है, कुछ प्लांट्स में कभी कभी जिस पुष्प कलिका से पुष्प बनना होता है वो पुष्प में रूपांतरित न होकर के मोटी मांसल गुद्देदार संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसको पत्रकंद या पत्र प्रकलिका या बुलबिल्स कहा जाता है। और यही पत्रकंद या यही संरचना जो है वहाँ से अलग होकर के नीचे गिर जाती है और नीचे गिर करके नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाती है, यानी नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से जो नए पादप का विकास होता है उसे कहा जाता है जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। और जननांगों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है वो कौन से प्लांट्स में होता है? वो होता है, एक तो होता है डायस्कोरिया, और दूसरा है अगेव। अगेव और डायस्कोरिया जो प्लांट है उनमें पत्रकंद के द्वारा या जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो यहाँ तक अपन ने देखा प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, जो कि अपन ने दो प्रकार का पढ़ा था, अनिषेक बीजता, कायिक जनन। अनिषेक बीजता जिसमें कि बीज से नया पौधा बने लेकिन बीज बिना निषेचन के बना हो, और कायिक जनन जिसमें अपन ने दो प्रकार पढ़े, प्राकृतिक और कृत्रिम।
प्राकृतिक जो कायिक जनन था अपना, उसको आज अपन ने पढ़ा, जो कि अपने 4 प्रकार का था। जड़ द्वारा, शीशम, चमेली या नीम में होता है, यानी जड़ में अपस्थानी कलिकाएं निकल कर नया पादप बन जाना। उसके बाद हमने तने द्वारा बना पढ़ा, और तने में अपन ने देखा एक तो उसके भूमिगत तने द्वारा और दूसरा था अर्धवायवीय तने द्वारा। उसके बाद में अपन ने देखा जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन और पत्ती द्वारा। इसके आगे की क्लास अपन कल पढ़ेंगे।